साथियों, मैं एच रोशन आपके सामने एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। चलते हम लोग ज्योग्राफी के अंतर्गत जो हम पहला चैप्टर देख रहे थे, भारत का भौगोलिक परिचय, उसी से आगे की बात करूंगा, जिसमें हम पिछले वीडियो में भारत के पड़ोसी देश और पड़ोसी देशों के महत्वपूर्ण भौगोलिक बनावट या जो महत्वपूर्ण विशेषताएं उसकी बात कर रहा था। आज मैं उसी से आगे की बात करूंगा। अब हम लोग चलते हैं भारत को वर्ल्ड के नक्शे पर जब देखते हैं तो भारत विश्व के नक्शे पर जो विस्तार रखता है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, हमने कहा था 32,87,263 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ एक देश है, बहुत बड़ा। लेकिन फिर भी इतने बड़े क्षेत्रफल के बावजूद भारत वर्ल्ड के नक्शे पर मात्र 2.4% हिस्से पर अपना विस्तार रखता है। और इस प्रकार इस क्षेत्रफल के आधार पर जब भारत को देखेंगे तो भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। तो ये ध्यान रखना है, 7वां बड़ा देश के रूप में भारत को देखा जाता है। और 7 देशों का थोड़ा सा आपको ऑर्डर वाइज क्रम याद रखना। तो भारत 7वें नंबर पर है और इससे 6 बड़े बड़े देश हैं जो भारत से क्षेत्रफल में बड़े। 7वें नंबर पर भारत का नाम है। तो 6 कौन कौन है इसी को हम लोग को देखना, जिसमें हम सबसे ऊपर में रूस का नाम आता है। रूस के बाद कनाडा, कनाडा के बाद चीन, चीन के बाद अमेरिका, अमेरिका के बाद ब्राजील, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत और भारत के बाद अर्जेंटीना। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो भारत का जो विस्तार है वो वर्ल्ड के नक्शे पर 7वां देश है। और इस प्रकार से आप क्रम याद रखें, जिसको मैं एक ट्रिक के रूप में आपको बता देता हूं। रुक, चंबा, आई, ये ध्यान रखना। अगर ये ट्रिक याद है तो आप बता सकते हैं कि भारत कितने नंबर पर है और भारत के पहले कौन से देश हैं। तो ध्यान रखना है, रुक चंबा, रू से रूस, क से कनाडा, च से चीन, आ से अमेरिका, बा से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया और ई से इंडिया, भारत। और इस प्रकार से भारत वर्ल्ड के नक्शे पर 7th पोजीशन पर है, ध्यान रखना। और आपको पहला नंबर याद रखना है, 7वां याद रखना है। बीच में जो 2-3 देश है, जिसमें चीन का आपको याद रखना है, अमेरिका को याद रखना है, जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज, कनाडा को भी ध्यान रखना। आजकल ध्यान रखना है साथियों कि पहला और छोटा जो सबसे नीचे होता है सबको याद रहता है, दूसरे तीसरे नंबर की चीजों को लोग ध्यान नहीं रख पाते। और इस प्रकार से कई बार जो पूछा जाता है उसमें गलतियां हो जाती है। तो ऑर्डर वाइज आप वर्ल्ड के नक्शे पर भारत का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 7वां स्थान है। और 8वां भी ध्यान रखना कि 8th पोजीशन पर अर्जेंटीना का नंबर आता है। तो ये एक क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। अब चलें भारत के संदर्भ में ही कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को देखें। तो कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताता हूं जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो 4 राज्यों की बात हम कर चुके थे पहले ही, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ का। अब यहां पर ध्यान रखें कि एक इंपॉर्टेंट लाइन होता है मैप पर, जिसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। तो मैप के बारे में हमने कहा था, मैप पर 3 महत्वपूर्ण लाइन है, एक 0 डिग्री अक्षांश, एक 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और एक 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। जो हमने मैप पर आपको बताया था तो ध्यान दिए होंगे कि ये अगर ग्लोब है तो ग्लोब पर 3 महत्वपूर्ण रेखाओं की चर्चा होती है, जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के रूप में पढ़ते हैं। तो जब आगे हम लोग मानचित्र को पढ़ेंगे तो वहां पर चर्चा होगी। तो ये 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री के ऊपर यहां अगर 23.5 डिग्री है तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और यहां 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो यहां पर ध्यान रखना है, ऊपर वाले को कर्क रेखा कहते और इसको मकर रेखा कहा जाता है और बीच वाले को विषुवत रेखा कहते। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश एक इंपॉर्टेंट लाइन है वर्ल्ड के मैप पर, ग्लोब पर।
या भारत के मानचित्र पर, और वो रेखा भारत से जो गुजरती है, क्रॉस करती है, तो इन तीनों लाइन में एक ही रेखा है, कर्क रेखा, जो भारत से होकर गुजरने वाली रेखा। हमने पढ़ा था कि भारत विषुवत रेखा से 876 किलोमीटर ऊपर या उत्तर में है, तो विषुवत रेखा हो नहीं सकता है। मकर रेखा और नीचे है, वो नहीं हो सकता, लेकिन एक रेखा है कर्क रेखा जो भारत से गुजरती है। और मैप पर जरूर देखें, यह है 23.5 डिग्री, यहाँ डॉट डॉट दिखाया गया, और यही रेखा ऐसे खींची गई है जो इस प्रकार से यहां पर आई, जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहा जाता। तो ये रेखा एक महत्वपूर्ण रेखा जो हम लोग आगे चर्चा करें। अब इस रेखा को देखेंगे तो ध्यान रखना कि यहां पर कुल मिलाकर के भारत के 8 राज्य हैं जिसको ये रेखा क्रॉस करती है। तो याद रखना है, पश्चिम से पूरब की तरफ या पूरब से पश्चिम की तरफ, ये आपको ध्यान रखना। अब ध्यान दें तो यहां पर गुजरात है, थोड़ा सा यहां पर राजस्थान को भी टच कर रहा नीचे वाले भाग में, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार से 8 राज्यों से क्रॉस करने वाली ये मकर रेखा। तो ध्यान रखना है, जिसको अगर हम लिखें तो एक शॉर्ट ट्रिक के तौर पर मैं यहां भी बता देता हूं, जिसको मित्र पर गमछा झार। तो ये ध्यान रखना है, तो मित्र पर गमछा झार एक शॉर्ट ट्रिक है जिसके द्वारा आप याद कर सकते हैं 8 राज्यों का नाम। तो 8 राज्यों को देखें तो पहला तो ध्यान रखना है कि पश्चिम से पूरब की तरफ चले तो पश्चिम में सबसे वेस्टर्न साइड में गुजरात है, गुजरात के बाद राजस्थान है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड है, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा है, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम है। तो ये ध्यान रखना है, कुल मिलाकर के 8 राज्य हैं जिसको हो करके भारत के राज्यों के द्वारा कर्क रेखा क्रॉस करती है, जिसमें हमने कहा कि मित्र पर गमछा झार, ये ध्यान रखेंगे, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड और अ से मित्र से गमछा झार। तो ध्यान रखना है, इस प्रकार आप 8 राज्यों को याद कर सकते हैं, जिसके द्वारा आपसे कुछ भी पूछा जाए बता सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, जो 8 राज्यों को क्रॉस करता। अब यहां ध्यान दें कि झारखंड जो है ये, और झारखंड ये क्रॉस कर रहा है ऐसे मकर रेखा इसकी, और मकर रेखा में झारखंड का लोकेशन जो है वो एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है, और वो लोकेशन है रांची का। और रांची का जो लोकेशन है वो एक ऐसा लोकेशन है जो कर्क रेखा पर ही अवस्थित है। और कई बार एग्जाम में पूछा गया कि कौन ऐसे शहर है भारत के जिसका अवस्थिति या लोकेशन कर्क रेखा पर है, तो ये ध्यान रखना है रांची को। तो रांची कर्क रेखा पर मौजूद भारत का एक शहर है, और शहर के रूप में ध्यान रखना है कि ये झारखंड की राजधानी भी है, और कैपिटल के रूप में ध्यान रखना है। तो कभी कभी पूछ देगा कि कौन ऐसा राज्य है जिसकी राजधानी कर्क रेखा पर ही सिचुएटेड है, तो ध्यान रखना है झारखंड को। अब यहां से आगे चलें तो 2 लोकेशन ध्यान दें। एक लोकेशन यहां है जो एकदम भारत के पूरब में, और एक लोकेशन यहां है जो भारत के एकदम पश्चिम में। इसको अरुणाचल प्रदेश का देवांग घाटी कहते हैं, और ये कच्छ का रण है। तो कच्छ का रण यहां से यहां, ये कच्छ का रण है, ये देवांग घाटी। तो ये सबसे ईस्ट में और ये सबसे वेस्ट में। जब सूर्य निकलेगा इधर से तो सूर्य की रोशनी जो पड़ेगी ऐसे, तो मैप पर जब पड़ेगी तो सबसे पहले जो पूरब में वहां सबसे पहले सूर्योदय होगा, और इस प्रकार यहां पर सूर्योदय सबसे पहले होता। तो याद रखना कि भारत में सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होगा, और जबकि सबसे बाद में सूर्योदय गुजरात में होता। और इस प्रकार दोनों के बीच अगर देखेंगे तो लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। तो ये ध्यान रखना है
30 डिग्री देशांतर के अंतर का लोकेशन यहां पर दिखाई पड़ता है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच। और आपको पता होगा कि 1 डिग्री देशांतर का वैल्यू 4 मिनट होता है। जो पृथ्वी घूमती है तो 1 डिग्री घूमने में उसको 4 मिनट लगते हैं। इस प्रकार पूरा एक चक्कर लगाने में 24 घंटा लग जाता है, जिसको 360 डिग्री कह सकते हैं। अब यहां ध्यान रखना है कि 30 डिग्री देशांतर अगर अंतर है पूरब और पश्चिमी छोर का भारत का, और 1 डिग्री का अंतर 4 मिनट होता है, तो 30 डिग्री के लिए कैलकुलेट करें तो 30 और मल्टीप्लाई 4 120 मिनट, और 120 मिनट का मतलब लगभग 2 घंटे, और 2 घंटे का अंतर है भारत के पूर्वोत्तर और पश्चिम के जोन में। और इसी कारण से भारत में एक टाइम जोन होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स और समस्याएं देखी जाती। स्कूल के टाइम में, ऑफिस के टाइम में अक्सर लोगों को दिक्कत होता है, क्योंकि यहाँ एक ही टाइम जोन है जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है लगभग यहाँ पर। तो इस प्रकार से ये लोकेशन और यहीं से ये पॉइंट है जहां से यहाँ टाइम जो निर्धारित होता 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में, जहां से भारत का मानक समय निर्धारित किया गया। लेकिन दोनों के बीच पूरब और पश्चिम में 2 घंटे का अंतर होने की वजह से सूर्योदय में यहाँ का सूर्योदय अगर सुबह 4 बजे होगा तो यहाँ सूर्योदय 6 बजे होगा, यहाँ अगर सूर्योदय 5 बजे होगा तो यहाँ 7 बजे होगा। और इस रूप में ध्यान रखना है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य और सबसे पश्चिम में मौजूद राज्यों के टाइम जोन में अंतर है लगभग 2 घंटे का। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। अब यहाँ के बाद हम लोग भारत के कुछ महत्वपूर्ण लोकेशंस को हम लोग स्टडी करेंगे, और उस लोकेशंस को जो मैं अभी बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली आपको याद रखना, जो आपसे कभी कभी पूछा जाएगा एग्जाम। तो जो याद रखना है उसको हम लोग यहां एक देखेंगे पॉइंट के तौर पर, जिसको जलीय सीमा कहते हैं। तो जलीय सीमा भारत का बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां से सवाल पूछा गया। और जब भारत के जलीय सीमा को स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि भारत के जलीय सीमा को 3 अलग अलग जोन में बांटा गया, और 3 जोन को आपको ध्यान रखना कि किस रूप में जलीय सीमा को यहां डिसाइड करते हैं। तो पहले तो मैं एक चीज यहां समझाऊं आपको कि जलीय सीमा का निर्धारण होता कैसे। तो ये अगर भारत का मैप है जो यहां आपको दिख रहा है ऐसे, तो ये भारत है, इसी को मैं यहां दिखा रहा हूं। तो भारत का मैप ऐसे दिखता है यहां, लेकिन एक्चुअली भारत का मैप ऐसे है नहीं। यहां अगर एक्चुअल नक्शे पर जाएंगे तो थोड़ा बहुत ऐसे, ये लोकेशन ऐसे। तो इस प्रकार से बाहर अंदर कुछ निकली हुई स्थलीय भाग, और इसके किनारों पर समुद्र का विस्तार है ऐसे। इधर वाटर है, ये सब जल का एरिया है, समुद्री क्षेत्र है, और समुद्री क्षेत्र में ही जलीय सीमा की बात आती है। और किसी भी देश के जलीय सीमा का निर्धारण वर्ल्ड लेवल पर उसके क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। और जब भारत के जलीय सीमा की बात करेंगे तो ध्यान रखना है, किसी भी देश के जलीय सीमा का निर्धारण आधार रेखा से होता है, बेस लाइन से। ये इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान रखना कि बेस लाइन से हम लोग मापते हैं जलीय सीमा को, और जो मेजरमेंट होगा जल में उसको एक इंपॉर्टेंट राशि में मापा जाएगा, जिसको नॉटिकल माइल कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि नॉटिकल माइल में हम मापते हैं, नॉर्मल माइल और नॉटिकल माइल में थोड़ा सा अंतर। नॉटिकल माइल लगभग 1.85 किलोमीटर होता है, जबकि नॉर्मल माइल जो है वो 1.6 किलोमीटर होता है। तो ध्यान रखना है, जब बिहार एसआई का एग्जाम दिए होंगे, सीपीओ दिए होंगे, बिहार पुलिस दिए होंगे, तो 1 माइल ही छात्रों को, खासकर बॉयज को दौड़ना होता है। तो 1 माइल नॉर्मल जो सड़क पर लेते हैं स्थलीय भाग में 1.6 किलोमीटर, जबकि नॉटिकल माइल समुद्र में नापेंगे तो 1.85 किलोमीटर होगा। और ये जो मापन होगा वो जलीय सीमा का बेस लाइन से होगा। तो बेस लाइन क्या है, तो पहले यहां देखें कि अगर मैप पर ऐसे है कुछ निकला हुआ कुछ बाहर, तो पॉइंट को जो सबसे बाहर पार्ट में इसको पॉइंट आउट कर लेते हैं, और इसको एक रेखा खींचते हैं ऐसे, और रेखा ऐसे खींचा जाएगा तो ये रेखा एक आउटर लाइन का काम करेगी, और यही आउटर लाइन बेस लाइन कहलाएगा। तो ये ध्यान रखना है, ये बेस लाइन।
और ये बेस लाइन बिल्कुल स्थलीय भाग के सबसे बाहरी पॉइंट को मिलाकर खींची गई एक रेखा है, जिसके अंदर अगर देखें तो अंदर भी वाटर, और इस लाइन के जो अंदर वाटर है इसको आंतरिक जल कहा जाता है, इंटरनल वाटर। और आंतरिक जल जो बेस लाइन से अंदर, उसके बाहर ही कोस्टल एरिया या जलीय सीमा का निर्धारण होता है, समुद्री सीमा का। और जलीय सीमा को जब देखेंगे तो यहां पर 3 तरह की सीमा की बात आए। एक जो होगा उसको प्रादेशिक जलीय सीमा कहा जाएगा, पहला। दूसरा जो होगा उसको संलग्न क्षेत्र कहेंगे, और तीसरा जो होगा उसको एकांतिक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो 3 तरह के जलीय सीमा की बात आती, एक प्रादेशिक जलीय सीमा, एक संलग्न क्षेत्र और एक एकांतिक आर्थिक क्षेत्र। और इस प्रकार से 3 भाग में बांट देते हैं। तो पहला है प्रादेशिक जलीय सीमा, और प्रादेशिक जलीय सीमा जब आधार रेखा से लेंगे तो समुद्र के अंदर एक लाइन खींची जाएगी ऐसे, ये जो यहां से आएगा ये, इसी को हम प्रादेशिक जलीय सीमा कहें। और ये प्रादेशिक जलीय सीमा जो होगा वो 12 नॉट होगा आधार लाइन से। तो ये ध्यान रखना कि भारत का प्रादेशिक जलीय सीमा 12 नॉट है। कहां से? तो आधार रेखा से। आधार रेखा क्या है मैंने आपको अभी बताया। और प्रादेशिक जलीय सीमा किसी भी देश का अपना एक स्वामित्व या मालिकाना हक की बात होती है कि वो क्षेत्र उसके आगे है। जैसे आपको सिंपल समझें कि अगर किसी का घर है तो घर के आगे का जो पार्ट होगा उस घर के ही अधिकार में होता है। उसी प्रकार से चूंकि भारत है तो भारत के आगे वाला जो जस्ट समुद्री एरिया है उसका प्रादेशिक जलीय सीमा है, और जिसका मेजरमेंट नॉटिकल माइल में 12 नॉट है। अब आगे चलें तो एक रेखा और यहां से यहां तक, और ये आधार रेखा से लेंगे यहां से यहां तो ये 24 नॉट होगा। तो ये ध्यान रखना है, आधार रेखा से 24 नॉट तक एक्सक्लूसिव जोन है, जिसको संलग्न क्षेत्र कहते हैं, इंक्लूसिव जोन। और यहां पर भारत अपने जलीय या तटीय क्षेत्रों में विदेशों के जहाज या जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होता है उसको एक रूल रेगुलेशन के तौर पर रेगुलेट करने का अधिकार रखता है। तो ये ध्यान रखना है संलग्न क्षेत्र को। जबकि एकांतिक आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो यहां से ऐसे ये जो एरिया होगा ये लगभग 200 नॉट होता है, और 200 नॉट भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जिसको एकांतिक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। मतलब आधार रेखा से 200 नॉट तक, अगर यहां से आधार रेखा है तो इसके अंदर 200 नॉट तक समुद्री क्षेत्र में अगर कोई भी प्राकृतिक संसाधन, कोई भी खनिज संपदा होगा तो उस खनिज संपदा पर इस भारत देश का ही अधिकार होगा। और इस प्रकार से जलीय सीमा को हम लोग 3 जोन में बांट देते हैं। तो तीनों को याद रखना है, प्रादेशिक जलीय सीमा, संलग्न क्षेत्र और एकांतिक आर्थिक क्षेत्र। प्रादेशिक जलीय सीमा ध्यान रखेंगे 12 नॉट है, जबकि ये 24 नॉट है और ये 200 नॉट है। और इस प्रकार से 3 प्रकार से समुद्री जोन को भारत के लिए बांटा गया। अब 200 नॉट से आगे चले जाए इधर, जैसे यहां है भारत, और भारत का अगर 200 नॉट यहां तक आता है तो इसके आगे अगर इधर आ जाएंगे तो इस आगे वाले भाग को यहां पर एक नाम दिया जाता है जिसे ओपन सी कहते, खुला सागर, जिस पर किसी का भी कोई सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक अधिकार नहीं है। ये ओपन सी है, कोई भी देश उसके द्वारा वहां पर अपना मूवमेंट कर सकते हैं, समुद्री जहाज जा सकते हैं। और इस प्रकार से भारत के जलीय सीमा का निर्धारण 3 जोन के आधार पर किया गया। तो आपको याद रखना साथियों, अक्सर पूछेगा कि भारत के प्रादेशिक जलीय सीमा का मान कितना, तो 12 नॉट, संलग्न क्षेत्र 24 नॉट और एकांतिक आर्थिक क्षेत्र 200 नॉट। तो यही भारत के इंट्रोडक्टरी चैप्टर के रूप में भारत का भौगोलिक परिचय जो आपको पढ़ना था, ज्योग्राफिकली भारत को किस रूप में देखते हैं, उसका विस्तार कैसे है और उसकी विशेषता कैसे। तो ये हमारा भारत का कुछ भौगोलिक परिचय था, जो एक चैप्टर नहीं है, सिंपल
एक इंट्रोडक्शन। लेकिन आपको ध्यान दिए होंगे कि जब ये पैक चैप्टर आप वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे तो देख रहे हैं कि बहुत सारे सवाल है यहां पर जो आपसे अक्सर पूछे जाएंगे। यहां के बाद हम लोग एक छोटा सा टॉपिक देखने जा रहे हैं भूगोल के अंतर्गत, जिसको भारत का भौगोलिक विविधता कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है, भौगोलिक विविधता भारत का हम लोग को थोड़ा सा स्टडी करना, और थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे तो यहां से भी काफी चीजें आपको एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण रूप से पूछी जाएगी। तो भौगोलिक विविधता मतलब ज्योग्राफिकली भारत जो ऐसे दिख रहा है, तो ये मैप है, ये तो ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल मैप है जिसमें भारत के परिसीमन को दिखाया गया। लेकिन ये भारत को अगर स्टडी करेंगे भौगोलिक रूप से बनावट, स्थलाकृति को देखें कि अलग अलग जगहों पर बनावट कैसी है, कहां पर भूमि कैसा है, कहां नदी है, कहां पहाड़ है, कहां मैदान है। चूंकि विविधता का मतलब होता है असामान्यता, अलग अलग स्वरूप। और भारत का जब भौगोलिक विविधता अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि भारत को प्रकृति ने या नेचर ने बहुत ही समृद्ध और बहुत ही धनी रिच कंट्री के रूप में डेवलप किया। इसकी जो बनावट है वो भारत के आवश्यकताओं के आधार पर जिस चीज की जितनी जरूरत है उस रूप में नेचर ने इसको परिपूर्ण किया है और सभी चीजों से सुसज्जित किया। और एक चीज पता होगा कि जनसंख्या आज लगभग 8 बिलियन है पूरे वर्ल्ड की, और कहा जाता है कि पूरे दुनिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए जितने भी यहां पर जीव जंतु हैं सबको प्रकृति सब कुछ उपलब्ध कराती है। उनकी आवश्यकताओं की पूरा करने की पूरी क्षमता इस प्रकृति के पास, नेचर के पास। लेकिन महत्वाकांक्षा का कोई सीमा नहीं होता। एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा की पूर्ति ये पूरी पृथ्वी नहीं कर सकती। इसलिए महत्वाकांक्षा ज्यादा होना बहुत ही बुरा होता है। तो हाईली एम्बिशियस ना हो, महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, एक सकारात्मक और एक हेल्दी। तो इस रूप में हम लोग यहां पर भारत के भौगोलिक विविधता की बात करेंगे, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी कि अलग अलग भारत के लोकेशन में क्या क्या है। और जब भारत के ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी को देखें तो मैं एक रेखा चित्र के माध्यम से आपको समझा दे रहा हूं जिसको आपको याद रखना। जैसे भारत को जब देखेंगे तो यहां पर भारत का जो बनावट है वो इस रूप में दिखता है। एक ये है, एक ये है, एक ये है और ये। इस प्रकार से भारत की बनावट, जहां पर ध्यान रखना है कि एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये, चौथा पार्ट ये 3 रूप में हमने दिखाया। और पृथ्वी पर ऐसे ऐसे ही स्थलाकृति है। वर्ल्ड के लिए भी आप स्टडी करेंगे विश्व के परिदृश्य में तो भी ऐसी चीजें दिखेगी, और भारत के संदर्भ में भी देखेंगे तो दिखेगी। तो ये है क्या, तो पहले इसको समझें कि ये जो है, ये पहला पार्ट पर्वत है, ये ध्यान रखना। ये जो है ये पहाड़ी है, ये जो है ये पठार है, और ये मैदान है, और इसके बाद जो है इधर ये सागर। तो यही चीज को आपको ध्यान रखना है। और सागर से ही पृथ्वी पर ऊंचाई मापी जाती है, सागर के तल से, जिसको हिप्सोग्राफी कहते हैं। तो हिप्सोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिस समुद्र तल से किसी भी चीज की स्थिति मापी जाती है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि ये समुद्र का जल है, और समुद्र के जल से ऊंचाई, और ऊंचाई के आधार पर और बनावट के आधार पर पृथ्वी को ऐसे बांटते हैं। और भारत को हमने कहा कि प्रकृति ने पूरी तरह से एक बहुत ही समृद्ध देश बनाया है। जितनी जिसकी जरूरत है उतना सब कुछ दिया है नेचर। जितना पर्वत चाहिए उतना पर्वत है, जितना पहाड़ी चाहिए वो पहाड़ी है, जितना पठार चाहिए वो पठार है, जितना मैदान चाहिए वो मैदान है। अब यहां पर अगर भारत के टोटल नक्शे पर स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि भारत के परिसीमन में जो क्षेत्रफल है उसमें पर्वत का विस्तार कुल क्षेत्रफल का लगभग 11%। तो ध्यान रखना कि भारत में पर्वत का विस्तार कितने एरिया पर, तो 11% पर। जबकि जब पहाड़ी की बात करेंगे तो लगभग 18%।
तो ये ध्यान रखना है। तो एग्जैक्टली राउंड फिगर में हम दे रहे हैं, यहां पर पर्वत 11%, पहाड़ी 18%, पठार जो है ये 28% और मैदान का जो एरिया है ये 43%। तो ये ध्यान रखना है कि इस तरह से भारत को नेचर ने सब कुछ दिया। तो देख रहे हैं कि पर्वत सबसे कम है, उससे ज्यादा पहाड़ी है, उससे ज्यादा पठार है और उससे ज्यादा मैदान। और इस प्रकार से ये चारों चीजों से भारत को नेचर ने सुसज्जित किया है, सजाया है, व्यवस्थित किया है, ताकि यहां रहने वाले, यहां निवास करने वाले जो भी प्राणी हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं, उनको किसी भी चीज के प्राकृतिक संसाधन की कोई कमी ना हो। अब यहां पर पर्वत, पहाड़ी, पठार, मैदान का क्या कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा मौलिक स्तर पर जानना, जिससे काफी आपको बहुत सारा सरल इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझ में आ जाएगी। जिसमें पर्वत की बात करें तो पर्वत है, देख रहे हैं पर्वत का ये शेप। तो पर्वत में क्या होता है कि पर्वत ऊंचा भूभाग होता है और ऊंचा भूभाग जो होगा इसकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक होगी, कम से कम 1000 मीटर या 1000 मीटर से ऊपर। जितना भी ऊपर ऊंचा उठा हुआ भाग होगा वो पर्वत होगा। और ये ऊंचाई जो लेंगे वो समुद्र तल से लेंगे, यहां से। तो समुद्र तल से कम 1000 मीटर या उससे अधिक। लेकिन इससे ज्यादा पर्वत का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पर्वत जितना होगा उसका शीर्ष नुकीला होगा, बहुत ही तीक्ष्ण। तो शीर्ष देख रहे हैं टिप बना हुआ है, नुकीला। और यहां ध्यान रखना है जो ढाल होगा इसका स्लोप वो बहुत तीव्र होगा, मतलब खड़ा ढाल होगा, देख रहे हैं एकदम ऐसे खड़ा। तो ढाल बहुत तीव्र होगा, शीर्ष नुकीला होगा, ऊंचाई कम से कम 1000 या उससे अधिक होगा, 1000 मीटर या उससे अधिक। और ये जो ऊंचाई लेना है वो समुद्र तल से लेना। अगर ऐसा भूभाग दिखेगा उसको पर्वत कहें। तो ध्यान रखना है। और भारत में ऐसे बनावट वाले स्थलाकृति लगभग कुल क्षेत्रफल का या कुल भारत के परिसीमन में 11% हिस्से पर ऐसे ही पर्वत का विस्तार। जबकि पहाड़ी की बात करें तो पर्वत और पहाड़ी में कोई अंतर नहीं है। अंतर इतना ही है कि इसमें हाइट कम होता है, ऊंचाई कम होती है। और ऊंचाई जब कम हो जाएगा, और कम कितना, तो 1000 मीटर से कम। तो 1000 मीटर से कम ऊंचाई हो, ये ध्यान रखना, कम ऊंचाई हो और सभी गुण पर्वत वाले हों, सभी गुण पर्वत वाले हों, तो उसे पहाड़ी माना जाए। मतलब पर्वत का छोटा रूप ही पहाड़ी होता। तो ये ध्यान रखना है, पहाड़ी की ऊंचाई 1000 मीटर से कम होगा, लेकिन सभी बाकी गुण पर्वत जैसे होंगे। मतलब इसका भी शीर्ष नुकीला होगा, तीव्र ढाल होगा, लेकिन हाइट कम होगा। और यह ध्यान रखना है कि पहाड़ी भारत में कुल क्षेत्रफल के 18% पर विस्तार है। अब यहां के बाद देखें तो तीसरा है पठार। और पठार जो होता है वो थोड़ा सा उभरा हुआ स्थान ये भी होता है, पर्वत जैसा है। जैसे पर्वत निम्न भूभाग से ऊंचा उठा हुआ है, यह भी उठा हुआ है पठार भी। लेकिन पठार का हाइट जो होगा वो कम से कम 600 मीटर, कम से कम 600 मीटर होगा समुद्र तल से। तो ये ध्यान रखना है, ऊंचाई कम से कम 600 मीटर ऊंचा होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका शीर्ष जो होता है वो सपाट होता है, यहां नुकीला शीर्ष नहीं होगा। जबकि ढाल जो होगा वो मंद होगा, मतलब खड़ा नहीं होगा। देख रहे हैं ऐसे स्लोप खड़ा नहीं है, बिल्कुल स्लोप मंद है। शीर्ष जो है ऊपर में सपाट है और पृथ्वी से ऊंचा है, पृथ्वी के समतल भागों से ऊंचा है। और ऊंचाई कम से कम 600 मीटर होना चाहिए, ज्यादा हो सकता है लेकिन 600 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। और ऐसा अगर कोई भाव है तो उसको पठार मानेंगे। और इसका विस्तार भारत में 28% क्षेत्रफल पर है। जब मैदान की बात करें तो ध्यान रखना है कि मैदान जो होता है वो बिल्कुल समतल सपाट क्षेत्र होता है। तो समतल होना चाहिए, सपाट होना चाहिए। इसके अलावा
ऊंचाई जो होगा वो समुद्र तल से कम 150 मीटर, 150 मीटर कम से कम ऊंचा होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो उसको हम लोग मैदान माने, तो मैदान 43%। अब साथियों ध्यान रखें, हमने पहले ही कहा कि प्राकृतिक रूप से भारत एक बहुत ही धनी रिच कंट्री है, समृद्ध देश है। सूरज से ही भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है और नेचर ने उसको उस तरह से डिजाइन किया। अब आपको ध्यान दे, किसी भी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण मैदान होता है, क्योंकि मैदान ही किसी भी देश के लिए खाद्यान्न भंडार है, भोजन की जो उपलब्धता है वो यहीं पर होती है, क्योंकि कृषि कार्य मैदान में ही होता और कृषि कार्य के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र मैदान ही होता। और जहां खाद्यान्न होगा वहां लोगों की बसावट ज्यादा होगी, जनसंख्या ज्यादा होगा। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले लोग को या जीव जंतु को भोजन ही चाहिए, और इसलिए नेचर ने भारत को भोजन के विस्तार के लिए, खाद्यान्न के उत्पादन के लिए ज्यादातर मैदान का विस्तार दिया है। जबकि पठार की बात करें तो पठार जो होता है वो मुख्य रूप से खनिज संपदा वाला क्षेत्र होता है। जितने भी आप मिनरल रिसोर्सेज पढ़ेंगे, जब हम लोग खनिज संसाधन पढ़ेंगे तो छोटानागपुर की पठार की बात आएगी, दक्कन की पठार की बात आएगी, बहुत सारे पठार हम लोग को पढ़ना। तो पठार जहां जहां है वहीं पर मिनरल रिसोर्सेज की प्रचुर भंडार पाए जाते हैं, और इसलिए कभी कभी पूछ देगा कि पठार आर्थिक रूप से उपयोगी है किसके लिए? खनिज संपदा के लिए। तो एक खाद्यान्न के लिए 43%, खनिज के लिए 18%। पहाड़ी जो होते हैं, ये पहाड़ी नॉर्मली जितने भी पहाड़ी हैं वो स्वास्थ्य वर्धक शहरों के लिए जाने जाते हैं, तो हेल्थ के लिए ज्यादा उपयोग। जैसे जितना भी आप हिल स्टेशन का नाम लेते हैं, शिमला, डलहौजी, देहरादून, मंसूरी, दार्जिलिंग, धर्मशाला, मनाली, ये सब पहाड़ी क्षेत्र में। और पहाड़ियों के अंतर्गत जो मंसूरी है उसको क्वीन ऑफ हिल्स कहा जाता है, पहाड़ियों की रानी। और जितने भी हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त समय बिताना होता है वो सब जाकर के हिल स्टेशन पर ही बिताते हैं। आपको पता होगा, इतिहास पढ़ते हैं तो अंग्रेजों ने भी अपने ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया, क्योंकि वो इसी जोन में पड़ता। तो हेल्थ वर्धक सिटी के तौर पर 18% एरिया में या क्षेत्रफल में भारत में पहाड़ी पाया जाता है। और पर्वत तो बहुत सारे उपयोगी चीजों का, लेकिन पर्वत का मुख्य कारण वर्षा से रिलेटेड। पर्वत है तो वर्षा, वर्षा है तो वन है, वन है तो रोटी है, रोटी है तो जीवन है। और इस रूप में ध्यान रखना है कि क्लाइमेट, वर्षा या जलवायु को निर्धारित करने के लिए पर्वत की जरूरत होती है। और हम जब लोग क्लाइमेट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में पूरी तरह से क्लाइमेट पर्वतों पर डिपेंडेंट है। अगर पर्वत को हटा दिया जाए तो भारत की जलवायु बिल्कुल बदल जाएगी, जो जलवायु अभी है। तो ये भारत का भौगोलिक विविधता, आपको यहां पर पर्वत, पहाड़, पठारी, मैदान या जो भी उसका विस्तार है आपको ध्यान रखना। तो यहां पर आकर के आपका पूरा भारत का भौगोलिक परिचय कंप्लीट होता है। अब यहां के बाद हम लोग एक्चुअल चैप्टर पर आ जाएंगे, जिसमें पहला चैप्टर ज्योग्राफी का होगा आपका भारत का प्राकृतिक विभाग या भौतिक विभाग, नेचुरल डिवीजन ऑफ इंडिया या फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, जो हम लोग पढ़ेंगे एक विस्तार से एक एक टॉपिक को देखते हुए। साथियों वीडियो को लाइक करें, बेल बटन को दबाएं ताकि जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट लिखें ताकि मैं वीडियो में जो भी कमियां उसको दूर कर सकूं। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बेस्ट विशेष।